दोस्तों, आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही अपना बजट पेश किया, एक सवाल हर कॉरिडोर से उठने लगा, क्या ये बजट रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट के लिए अब तक का सबसे खराब बजट है? जी, ये सवाल मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री के जो ऑफ्ट रिपीटेड डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं हुए। इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक अपना रोना है। हर बजट के पहले उनके बहुत सारे लंबे चौड़े डिमांड्स होते हैं। इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, टैक्स इंसेंटिव्स चाहिए, वो उन्हें कभी मिलता नहीं है। और उसके बाद भी पोस्ट बजट वो काफी सेटिस्फाइड दिखते हैं। ये एक ऐसी एनोमली है जिसको कोई नहीं समझता कि कुछ नहीं मिलने के बाद भी हर कॉरिडोर से इतनी तारीफ क्यों होती है। होम बायर की जहां तक बात है, पिछले कुछ बजट को अगर हम ध्यान से देखें तो सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 10 सालों में होम बायर्स को भी कुछ नहीं मिला है। फिर इस बजट को अभी तक का रियल एस्टेट का सबसे खराब बजट क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो स्टॉक मार्केट पे 10% था और रियल एस्टेट में 20% था, उसको घटाकर 12.5% रियल एस्टेट के लिए और स्टॉक के लिए बढ़ाकर 12.5% इक्वल कर दिया गया है। अब ये बात तो समझ में आती है कि स्टॉक मार्केट को 2.5% का एलटीसीजी बढ़ाना सब पसंद नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव था। लेकिन रियल एस्टेट जो अभी तक 20% का एलटीसीजी दे रहा था, आज अचानक निफ्टी रियल्टी इंडेक्स क्यों गिरा? आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि हर होम बायर सख्ते में आ गया? वजह है रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। सेक्शन 48 के तहत रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाता था। सपोज आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और 6% के रेट से वो अगले 12 सालों में 2 करोड़ की हो गई हो, तो आप पे कोई टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि इन्फ्लेशन भी 6% का है। इसी को इंडेक्सेशन कहा गया है। लेकिन अब कहने को आपने 20% की जगह 12.5% कर दिया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट छीन लिया है। अगर एक प्रॉपर्टी किसी के लिए अगले 12 सालों में 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ की होती है, तो परचेजिंग पावर जो रुपए का है वो अगले 10 सालों में बराबर पे होगा, लेकिन उसे टैक्स देना पड़ेगा और वो भी 12.5% के रेट से। क्या यह जस्टिफाइड है? हम सब जानते हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का एवरेज जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, एवरेज जो रिटर्न है, 7 से 7.5% के रेंज में है। क्या 7 से 7.5% के रेंज में जो रिटर्न है जिस प्रोडक्ट का, उस पर 12.5% का एलटीसीजी चार्ज करना जस्टिफाइड है? और मैं जब इन रिटर्न की बात कर रहा हूं तो मैं उन बायर्स को भी बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट टर्म में बात कर रहा हूं। अगर मैं उन बायर को फैक्टर इन करने लगूं जिन्होंने बैंक से पैसा बोरो करके घर खरीदा है, तो वो बहुत हेवी लॉसेस में आ जाएंगे। एक और बहुत बड़ा वड़ी है, हम सब जानते हैं इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ज्यादातर एवरेज मिडिल क्लास लोगों के लिए घर ही एक सोशल सिक्योरिटी होता है। अगर इमरजेंसी में किसी को घर बेचना पड़ा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस तरह के लॉस में चला जाएगा? पहले उसे मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा इमीडिएट सेल करने में, और उसके ऊपर उस पे आप एलटीसीजे टैक्स लगाकर पैसे ले लेंगे। दूसरी बात है, सर्किल रेट और मार्केट रेट में भी बहुत एनोमली है इस देश में। कुछ जगहों को छोड़ दें, गुजरात के कुछ सिटीज को छोड़ दें, तो ज्यादातर जगहों पे सर्किल रेट और मार्केट रेट में मिसमैच है। सपोज किसी एक होम बायर ने, घर खरीदार ने मजबूरी में घर बेचा,
मार्केट प्राइस उसे सर्किल रेट से कम मिला, लेकिन स्टैंप ड्यूटी तो उसके ऊपर सर्किल रेट के हिसाब से ही जाएगा। इनकम टैक्स कंप्यूटिंग में भी सर्किल रेट ही एप्लीकेबल होगा। मतलब मैंने अगर मजबूरी में घर बेचा है तो पहले तो मैं अपने उस लॉस को देखूं, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी लॉस देखूं और उसके बाद इनकम टैक्स में भी अपना लॉस देखूं। क्या ये इनजस्टिस नहीं है एक घर खरीदारों के लिए? अभी तक कहा जा रहा था कि इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस में है, लग्जरी में बहुत अच्छा सेल है। ठीक है, लग्जरी में रिटर्न्स आ रहे थे, 8% 9% के रेंज में रिटर्न्स मिल रहे थे, कहीं कहीं पर 10% मिल रहा था। लेकिन अब 12.5% का LTCG चार्ज करने के बाद क्या आपने वो रास्ता भी बंद नहीं कर दिया? क्या लग्जरी हाउसिंग में भी इन्वेस्टमेंट कम नहीं हो जाएगा? ऐसा लगता है कि इस बजट के पीछे कोई पूरी तरह थॉट आउट प्लानिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ तो आपने प्रॉपर्टी मार्केट से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया, टैक्स का लायबिलिटी बढ़ा दिया। दूसरी तरफ गोल्ड पे जो कस्टम ड्यूटी है वो आपने घटाकर 10% से 6% कर दिया। क्या एवरेज मिडिल क्लास को आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है? देखिए, जब आप एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट खरीदते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा देश की इकोनॉमी में चैनलाइज होता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का कैटलिस्ट होता है। गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। आप एक गोल्ड आइटम खरीदते हैं, उसे लॉकर में रख देते हैं, इसीलिए गोल्ड को डेड इन्वेस्टमेंट भी कहा गया है। मेरे ख्याल से ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का चेंज है, ये प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बहुत बड़ा डैम्पनर है। हालांकि ये स्टॉक मार्केट के लिए भी है, लेकिन स्टॉक मार्केट को ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है कि स्टॉक मार्केट में आमतौर पे आपको 16 से 18, 20, 22% का रिटर्न मिलते हैं। वहां पे 2.5% का एक्स्ट्रा बर्डन कोई भी वो हिट ले लेगा। लेकिन रियल एस्टेट में जहां की एवरेज रिटर्न 7-7.5% है, क्या कोई भी होम बायर 12.5% का वो हिट ले पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर को अपने बजट स्पीच में ही देना चाहिए था। अगर इस पर फर्दर क्लैरिटी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं आती है तो मुझे लगता है रियल एस्टेट मार्केट वाकई बहुत बड़ी क्राइसिस में आने वाला है।